गुड मॉर्निंग दोस्तों। कक्षा 12 के नामक के मूलतत्व विषय के वर्गों में आज हम साझेदार की निवृत्ति या मृत्यु चैप्टर अंतर्गत 8 मार्क्स में पूछे जाने वाले एग्जाम्पल के संदर्भ में उदाहरण नंबर 13 का अभ्यास करने वाले हैं। दोस्तों, उदाहरण नंबर 13 की रकम देखें तो 31 मार्च 2016 के दिन एक्स, वाई और जेड की पक्की तलपट निम्नानुसार थी। माने एक्स, वाई और जेड साझेदार हैं, उनकी पक्की तलपट निम्नानुसार है। पक्की तलपट में हमें पूंजी दायित्व पक्ष में सबसे पहले पूंजी खाते दिए हैं एक्स, वाई, जेड के, जिसमें एक्स की पूंजी 2 लाख, वाई की पूंजी 1,20,000, जेड की पूंजी 1 लाख बताई गई है। तीनों मिलाकर पूंजी 4,20,000 है। सामान्य अनामत 40,000। साझेदार की लोन, माने साझेदार ने पीढ़ी को लोन दी है, जिसमें वाई की दी लोन 20,000 और जेड की लोन 30,000 है। दोनों मिला के लोन 50,000। लेनदार 80,000। कारीगर मुआवजा अनामत 10,000। ख्याति संपत्ति लेना पक्ष में देखें दोस्तों तो ख्याति 40,000। ये ख्याति पक्की तलपट में दी है, माने साझेदार की निवृत्ति पहले की ख्याति है, इसलिए इसे पुरानी ख्याति कहा जाएगा। जमीन मकान 1,99,000, यंत्र 1,80,000, स्टॉक 50,000, देनदार 70,000, जिस पर 5,000 का डूबत ऋण अनामत रखा गया है। आउटर कॉलम देनदार 65,000, बैंक शेष 30,000, विज्ञापन अभियान खर्च 16,000। माने विज्ञापन अभियान खर्च माने प्रसारित राजस्व खर्च हुआ दोस्तों। लाभ हानि खाता 20,000। संपत्ति लेना पक्ष में लाभ हानि खाता दिया है दोस्तों, तो उसकी उधार शेष माने कि नहीं बांटी हुई हानि है 20,000। अतिरिक्त जानकारी में बताया है कि एक्स, वाई और जेड 3/3/2 के प्रमाण में लाभ हानि बांटने वाले साझेदार थे। 1 अप्रैल 2016 के दिन वाई निवृत्त होता है। निवृत्ति की शर्तें निम्नानुसार थी दोस्तों। एक्स, वाई और जेड 3/3/2 के प्रमाण में लाभ हानि बांटने वाले साझेदार थे, माने उनका पुराना प्रमाण 3/3/2 है। शर्तें देखें तो ज़मीन मकान की कीमत 2,20,000 गिननी है। मानी ज़मीन मकान की पुनर्मूल्यांकन कीमत 2,20,000। तो दोस्तों, आपकी किताब में आप देखें तो ज़मीन मकान की कीमत पक्की तलपट में पुरानी कीमत 1,99,000 दी गई है और नई कीमत 2,20,000 गिननी, माने 21,000 की वृद्धि करनी है। यंत्र की कीमत 30,000 से घटानी है। देनदार पर 10% डूबत ऋण अनामत रखनी है। कारीगर मुआवजा पेटे 15,000 का दावा मंजूर किया। पीढ़ी की ख्याति का मूल्य 1,60,000 गिनना है, मानी नई कीमत 1,60,000 गिननी है। और वाई के भाग की ख्याति का समायोजन एक्स और जेड के पूंजी खाते लिखना है। मानी निवृत्त साझेदार के हिस्से की जो भी ख्याति होगी उसका समायोजन चालू रहने वाले साझेदारों के पूंजी खाते करना है। एक्स और जेड के लाभ हानि का नया प्रमाण 1/1 रखना, माने वाई की निवृत्ति के बाद लाभ हानि का नया प्रमाण
1/1 रखना है। ऊपर दी गई जानकारी से आवश्यक प्रविष्टि लिखकर पुनर्मूल्यांकन खाता, साझेदारों के पूंजी खाते और निवृत्ति के बाद की पक्की तलपट, माने वाई की निवृत्ति के बाद की पक्की तलपट तैयार करनी है। दोस्तों, सामान्य रूप से एग्ज़ाम में ख्याति के संदर्भ की प्रविष्टि लिखनी पूछी जाती है और पुनर्मूल्यांकन खाता, साझेदारों के पूंजी खाते और निवृत्ति बाद की पक्की तलपट के एग्जाम्पल ही सामान्य रूप से पूछे जाते हैं। यहाँ पुनर्मूल्यांकन के संदर्भ में कौन सी प्रविष्टियाँ होती है, वो प्रविष्टियाँ हम आगे के चैप्टरों में पढ़ चुके हैं, इसलिए यहाँ ख्याति के संदर्भ की प्रविष्टि के बारे में देखेंगे और खाते तैयार किस प्रकार किए जाते हैं वो देखेंगे। अब दोस्तों, निवृत्त साझेदार जो है उसके हिस्से की ख्याति चालू रहने वाले साझेदार लाभ के प्रमाण में उसे देंगे, इसलिए यहाँ में लाभ का प्रमाण की गणना आवश्यक है और निवृत्त साझेदार के हिस्से की ख्याति कितनी है उसकी गणना हमें करनी होगी। तो सबसे पहले गणना कर ले। एग्ज़ाम में भी दोस्तों आपको लाभ हानि का प्रमाण अगर आवश्यक हो तो सबसे पहले लाभ हानि का प्रमाण और ख्याति, निवृत्त साझेदार के हिस्से की ख्याति की गणना आवश्यक हो तो गणना पहले कर लेनी है और बाद में खाते तैयार करने हैं। दोस्तों, चालू साझेदारों का लाभ का प्रमाण। अब दोस्तों, जब भी हम एग्जाम्पल की पढ़ाई कर रहे हैं तब आपको आपकी किताब साथ में रखनी है। आगे भी कई बार आपको बताया गया है, तो जिन बच्चों ने अपनी किताब साथ में नहीं ली है वो बच्चे किताब साथ में ले लेंगे। अब दोस्तों, रकम में हमने देखा कि XYZ 3/3/2 के प्रमाण में लाभ हानि बांटने वाले साझेदार हैं, तो XYZ का पुराना प्रमाण 3/3/2 और Y की निवृत्ति के बाद का नया प्रमाण 1/1 है। तो हमारे पास नया प्रमाण और पुराना प्रमाण है, तो लाभ ज्ञात करने के लिए हम सूत्र लागू करेंगे। लाभ इज इक्वल टू नया भाग माइनस पुराना भाग, माने नए भाग में से साझेदार, चालू रहने वाले साझेदार के नए भाग में से उसका पुराना भाग घटाएंगे। तो x का लाभ, x का दोस्तों नया भाग 1/2 माइनस पुराना भाग 3/8 है, तो लसा 8 लेने पर परिणाम होगा 4 - 3/8, तो x का लाभ ज्ञात होगा 1/8। z का लाभ, z का दोस्तों नया भाग 1/2 और पुराना भाग 2/8, लसा 8 लेने पर z का लाभ होगा 2/8, मानी x का लाभ 1/8 और z का लाभ 2/8 मिल रहा है, तो लाभ का प्रमाण x और z का होगा 1/2। अब दोस्तों, x और z द्वारा y को भुगतान पत्र नई ख्याति की गणना करनी होगी। तो उसके लिए सबसे पहले निवृत्त साझेदार y को मिलने वाली ख्याति ज्ञात करें। तो ख्याति की कीमत 1,60,000 निश्चित की गई, तो 1,60,000 से निवृत्त होने वाले साझेदार y का भाग का गुना करेंगे, उसका तो y का भाग है 3/8। तो इस प्रकार y को मिलने योग्य ख्याति 60,000 ज्ञात हो रही है।
अब दोस्तों ये 60,000 जो वाई को मिलने योग्य ख्याति है वो चालू रहने वाले साझेदार एक्स और जेड अपने लाभ के प्रमाण या लाभ हानि के प्रमाण में लिखा है, ये गलती है दोस्तों। लाभ के प्रमाण में, लाभ के प्रमाण 1/2 में देंगे। यहाँ दोस्तों अब ऐसा लिखना होगा कि एक्स और जेड अपने लाभ के प्रमाण 1/2 में देंगे। तो एक्स द्वारा दी जाने वाली ख्याति, तो 60,000 को 1/2 में बांटने पर एक्स द्वारा दी जाने वाली ख्याति 60,000 गुना 1/3 माने 20,000 एक्स द्वारा ख्याति के रूप में दिए जाएंगे। और जेड द्वारा दी जाने वाली ख्याति तो कि 60,000 गुना 2/3 40,000। अब दोस्तों इस प्रकार एक्स ख्याति के रूप में वाई को 20,000 और जेड ख्याति के रूप में वाई को 40,000 देगा। उसकी प्रविष्टि होगी एक्स का पूंजी खाता उधार 20,000, वाई का पूंजी खाता उधार 40,000, नहीं दोस्तों, एक्स का पूंजी खाता उधार 20,000, जेड का पूंजी खाता उधार 40,000 और वाई का पूंजी खाते का 60,000। मानी जब भी चालू रहने वाले साझेदार निवृत्त होने वाले साझेदार को लाभ के प्रमाण में ख्याति दे तो चालू रहने वाले साझेदार के पूंजी खाते उधार कर निवृत्त होने वाले साझेदार का पूंजी खाता जमा करना होगा। अब दोस्तों आप पक्की तलपट में देखें तो कारीगर मुआवजा अनामत 10,000 लिखा है और अतिरिक्त जानकारी में माने निवृत्ति की शर्त में देखें तो कारीगर मुआवजा पेटे 15,000 का दावा स्वीकृत करना है, किया है, ऐसा लिखा है। तो दोस्तों अब मुआवजा अनामत तो 10,000 ही है और दावा 15,000 का स्वीकारना है, तो 5,000 अतिरिक्त लगेंगे। तो इस कारण प्रविष्टि होगी कारीगर मुआवजा अनामत खाता उधार 10,000, 5,000 जो अतिरिक्त दावा करना है उसके लिए पुनः मूल्यांकन खाता उधार 5,000 और कारीगर मुआवजा दावा खाते का 15,000 लिखा जाएगा। माने 10,000 मुआवजा अनामत के, 5,000 अतिरिक्त पुनः मूल्यांकन खाते से उपस्थित किए, तो इस प्रकार कारीगर मुआवजा दावा हो गया 15,000। अब दोस्तों खाते किस प्रकार बनेंगे वो देखें। दोस्तों प्रविष्टि क्या होगी आपको पता है, किस प्रकार प्रविष्टि होती है। साथ में आवश्यक प्रविष्टि, 2 प्रविष्टि आवश्यक हमने देख ली है। अब जब भी खाते बनाने हो दोस्तों तो सबसे पहले पुनः मूल्यांकन खाता बनेगा। तो पुनः मूल्यांकन खाता किस प्रकार बनता है अब आपको पता है। पुनः मूल्यांकन खाता विवरण रकम माने 2 पक्ष उधार और जमा पक्ष दोनों में विवरण रकम बाईं ओर उधार दाईं ओर जमा, साझेदार के पूंजी खाते। अब साझेदारों का पूंजी खाता जो है उसमें 3 साझेदार हैं, इसलिए उधार पक्ष और जमा पक्ष दोनों पक्ष में तीनों साझेदारों के खाने रखने होंगे। तो खाने बनेंगे विवरण एक्स वाई और जेड, जमा पक्ष में भी विवरण एक्स वाई और जेड के खाने। दोस्तों अब पहले हम पुनः मूल्यांकन खाता और साझेदारों के पूंजी खाते देख लेते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों खाते तैयार हो जाए
उसमें पूंजी खाता आपको 7 से 8 लाइन का रखना है, पुनः मूल्यांकन खाता, और साझेदार के पूंजी खाते भी 8 लाइन जितने रखने हैं। बाद में निवृत्ति बाद की पक्की तलपट आपको बनानी है। तो खाते तैयार हो जाए, बाद में सबसे पहले आपको पक्की तलपट में दी गई शेष पूंजी खाते की आपको लिख लेनी है। पक्की तलपट में दी गई पूंजी खाते की शेष जमा शेष होगी, इसलिए पूंजी खाते के जमा पक्ष में शेष आगे लाए। एक्स के खाने में 2 लाख, वाई के खाने में 1,20,000 और जेड के खाने में 1 लाख। दोस्तों, पूंजी की शेष लिख दी जाए। बाद में पूंजी दायित्व पक्ष में देखना है कि अवितरित अनामत है या नहीं। तो यहाँ सामान्य अनामत दी है तो साझेदारों के बीच बांट दी जाएगी, और अनामत साझेदारों के बीच बांट दी जाए तो उसकी प्रविष्टि होती है दोस्तों, सामान्य अनामत खाता उधार और साझेदारों के पूंजी खाते जमा। तो पूंजी खाते के जमा पक्ष में सामान्य अनामत टोटल दोस्तों 40,000 है, उसे 3/3/2 के प्रमाण में बांटने पर एक्स के खाने में 15,000, वाई के खाने में 15,000 और जेड के खाने में 10,000 आएंगे। बाद में पूंजी दायित्व पक्ष में देखें तो दोस्तों कारीगर मुआवजा अनामत दिया है। तो कारीगर मुआवजा अनामत 10,000 दिया है, लेकिन निवृत्ति के वक्त शर्त दी गई है कि कारीगर मुआवजा का दावा 15,000 स्वीकार करना है। अब दावा अनामत से ज़्यादा स्वीकारना है, इसलिए वो साझेदार के बीच नहीं बांटा जाएगा, लेकिन हमने उसकी प्रविष्टि देखी। कारीगर मुआवजा अनामत उधार 5,000 कम है, वो पुनः मूल्यांकन खाता उधार 5,000, वो कारीगर मुआवजा दावा खाते का 15,000। अब दोस्तों उधार पक्ष में पूंजी दायित्व पक्ष में नई बांटी हुई बात जो थी शेष थी वो देख ली। अब संपत्ति पक्ष में देखें तो सबसे पहले लिखिए ख्याति 40,000। एक पुरानी ख्याति 40,000 है, जो ख्याति के संदर्भ की प्रविष्टि में हमने देखा था कि साझेदारों के बीच पुराने प्रमाण में बांटनी होगी, और इसकी प्रविष्टि होगी साझेदारों के पूंजी खाते उधार वो ख्याति खाते का। तो 40,000 को पुराने प्रमाण 3/3/2 के बांटने पर परिणाम होगा 15,000, 15,000, 10,000। तो पूंजी खाते के उधार पक्ष में ख्याति खाता, ब्रैकेट में दोस्तों पुरानी ख्याति ऐसा आपको लिखना है, 15,000, 15,000, 10,000। अब दोस्तों संपत्ति लेना पक्ष में विज्ञापन अभियान खर्च मानी प्रसारित राजस्व खर्च दिया गया है, तो अपलिखित करना होगा। उसकी प्रविष्टि होगी साझेदार के पूंजी खाते उधार ओ विज्ञापन अभियान खर्च खाते का। तो पूंजी खाते के उधार पक्ष में विज्ञापन अभियान खर्च खाता। विज्ञापन अभियान खर्च दोस्तों 16,000 है। ये 16,000 3/3/2 के प्रमाण में बांटने पर एक्स के खाने में 6,000, वाई के खाने में 6,000 और जेड के खाने में 4,000 आएंगे। उसी प्रकार लाभ हानि खाता दिया है दोस्तों। लाभ हानि खाता में संपत्ति लेना पक्ष में दिया है, माने उसकी उधार शेष हुई, और उधार शेष लाभ हानि खाते की माने हानि। तो ये हानि अपलिखित करने के लिए प्रविष्टि होगी साझेदार के पूंजी खाते उधार वो लाभ हानि खाते का। इसलिए पूंजी खाते के उधार पक्ष में लाभ हानि खाता।
20,000 लाभ हानि खाते की शेष है उसे 3/3/2 के प्रमाण में बांटने पर एक्स के खाने में 7,500, वाई के खाने में 7,500 और जेड के खाने में 5,000 आएंगे। अब दोस्तों इस प्रकार सबसे पहले प्रारंभिक शेष लिख देनी है, उसके बाद पूंजी दायित्व पक्ष और संपत्ति लेना पक्ष दोनों में अवितरित अनामत और अवितरित लाभ हानि खाते की जो भी शेष है उसके बंटवारे का लेखा कर देना है। बाद में अतिरिक्त जानकारी जो बाकी रह जाए वो देखनी है। तो देखिए दोस्तों, तो सबसे पहले है जमीन मकान की कीमत 2,20,000 गिननी है। अब पक्की तलपट में हम दोस्तों देखें तो जमीन मकान की कीमत 1,99,000 है और कीमत 2,20,000, माने जमीन मकान में वृद्धि हो रही है, इसलिए पुनः मूल्यांकन खाते के जमा पक्ष में जमीन मकान 21,000 जो वृद्धि हुई है उतना। बाद में लिखा है यंत्र की कीमत 30,000 से घटानी है। 30,000 से घटानी है माने यंत्र की पक्की तलपट में जो कीमत दी गई है 1,80,000, उसमें 30,000 की कमी करनी है। तो संपत्ति की कमी हानि है, इसलिए पुनः मूल्यांकन खाते के उधार पक्ष में यंत्र खाता 30,000। उसके बाद में लिखा है देनदार पर 10% डूबत ऋण अनामत रखनी। तो दोस्तों पक्की तलपट में देखें तो देनदार हमें 70,000 दिए गए हैं। दोस्तों पक्की तलपट में देखें तो देनदार 70,000 दिए हैं और डूबत ऋण अनामत 5,000 है, माने 5,000 डूबत ऋण अनामत का प्रावधान हो चुका है। अब हमें ऐसा बताया गया है कि 10% डूबत ऋण रखना है। तो दोस्तों 70,000 का 10% करें तो 7,000 होगा। तो डूबत ऋण अनामत टोटल 7,000 रखना है, उसमें से 5,000 का प्रावधान हो चुका है, तो 2,000 का अतिरिक्त प्रावधान करने के लिए दोस्तों प्रविष्टि करनी हो तो प्रविष्टि होगी पुनः मूल्यांकन खाता उधार और डूबत ऋण अनामत खाते का। तो पुनः मूल्यांकन के उधार पक्ष में डूबत ऋण अनामत खाता 2,000। अब दोस्तों जो कारीगर मुआवजा का दावा 15,000 का स्वीकृत करना था, उसमें से 10,000 तो अनामत था, अतिरिक्त 5,000 का प्रावधान करने के लिए पुनः मूल्यांकन खाते के उधार पक्ष में कारीगर मुआवजा अनामत दावा खाता लिखा जाएगा 5,000। अब दोस्तों पुनः मूल्यांकन खाते में सभी लेखा हो गया है, तो पुनः मूल्यांकन खाते की शेष ज्ञात करेंगे। तो उधार पक्ष में टोटल 37,000 है और जमा पक्ष में 21,000 है, तो जमा पक्ष में अंतर बनेगा 16,000 और पुनः मूल्यांकन खाते के जमा पक्ष में अंतर जो है वो हानि गिनी जाएगी, जो साझेदार के पूंजी खाते ले जानी होगी, इसलिए साझेदार का पूंजी खाता हानि 16,000 को 3/3/2 के प्रमाण में बांटने पर एक्स के हिस्से में 6,000, वाई के हिस्से में 6,000 और जेड के हिस्से में 4,000 हानि आएगी। अब दोस्तों ये हानि जो है वो पूंजी खाते के उधार पक्ष में लिखी जाएगी। तो पूंजी खाते के उधार पक्ष में पुनः मूल्यांकन खाता 6,000, 6,000 और 4,000। अब दोस्तों आप पुरानी पक्की तलपट में देखें तो साझेदार की लॉन अंतर्गत वाई की लॉन और जेड की लॉन
दी गई है। अब दोस्तों जेड वाई निवृत्त हो रहा है, इसलिए उसकी जो लॉन 20,000 है वो उसकी पूंजी खाते ले जानी होगी। इसलिए पूंजी खाते के जमा पक्ष में वाई की लॉन खाता वाई के खाने में 20,000। अब दोस्तों जो निवृत्त साझेदार है उसके हिस्से की ख्याति जो है उसकी प्रविष्टि हमने देखी थी। एक्स का पूंजी खाता उधार 20,000, जेड का पूंजी खाता उधार 40,000 और वाई का पूंजी खाते का 60,000। तो उसका खतौनियाँ कर देंगे तो पूंजी खाते के उधार पक्ष में वाई का पूंजी खाता ब्रैकेट में नई ख्याति एक्स 20,000, एक्स के खाने में 20,000 और जेड के खाने में 40,000, क्योंकि एक्स और जेड लाभ के प्रमाण में एक ख्याति वाई को देने वाले हैं और जिसका लेखा पूंजी खाते करना है, इसलिए दोनों साझेदार की पूंजी कम होगी। और जमा पक्ष में एक्स का पूंजी खाता वाई के खाने में 20,000 ब्रैकेट में नई ख्याति, जेड का पूंजी खाता ब्रैकेट में नई ख्याति वाई के खाने में 40,000। अब दोस्तों सभी पूंजी खाते में भी सभी बातें लिख दी गई हैं। तो अब सबसे पहले जो निवृत्त साझेदार हो रहा है उसका अंतर ज्ञात करेंगे और वो रकम उसकी लॉन खाते ले जाएंगे। दोस्तों यहाँ निवृत्त साझेदार की भुगतान पत्र रकम के संदर्भ में कुछ नहीं बताया गया है, इसलिए वो रकम लॉन खाते लिख देनी है। तो वो अंतर होगा 1,80,500। माने निवृत्ति के वक्त वाई की लॉन का खाता 1,80,500 ज्ञात हुआ। अब दोस्तों चालू रहने वाले जो साझेदार है एक्स और जेड, उनका अंतर ज्ञात करेंगे और उसे लिखेंगे शेष आगे ले गए। तो एक्स की शेष हो रही है 1,60,500 और वाई की शेष हो रही है 47,000। अब दोस्तों निवृत्त साझेदार की लॉन और चालू रहने वाले साझेदार की पूंजी की शेष ज्ञात हो गई। अब पक्की तलपट तैयार करेंगे। तो 1 अप्रैल 2016 के दिन माने निवृत्ति के दिन की वाई की निवृत्ति के बाद की पक्की तलपट। अब दोस्तों निवृत्ति बाद की पक्की तलपट जब तैयार करनी हो तो पुरानी पक्की तलपट आपको देखते जाना है और नई पक्की तलपट तैयार कर लेनी है। तो पक्की तलपट में पूंजी दायित्व पक्ष में देखें तो सबसे पहले पूंजी खाते लिखे जाएंगे। मानी पुरानी पक्की तलपट जो है वो क्रम से ही हमें बनाना है। अब दोस्तों वाई निवृत्त हो गया है, इसलिए उसकी पूंजी नहीं आएगी। एक्स और जेड की पूंजी खाते की जो शेष हमने ज्ञात की वो 1,60,500, 47,000 माने आउटर कॉलम 2,07,500। अब दोस्तों सामान्य अनामत, तो सामान्य अनामत तो हमने साझेदारों के बीच बांट दी, इसलिए नई पक्की तलपट में सामान्य अनामत नहीं लिखी जाएगी। उसके बाद साझेदारों की लॉन। तो दोस्तों साझेदारों की लॉन में वाई की लॉन तो उसकी पूंजी में हमने जोड़ दी, इसलिए यहाँ आएगी जेड साझेदार जेड की लॉन 30,000। उसके बाद निवृत्त होने वाले साझेदार की जो भुगतान पत्र रकम थी दोस्तों वो हमने उसकी लॉन खाते लिखी है, इसलिए साझेदार वाई की लॉन 1,80,500। अब दोस्तों लेनदार, तो लेनदार 80,000 है, उसमें कोई बदलाव नहीं है, इसलिए लेनदार 80,000 के 80,000। कारीगर मुआवजा का दावा दोस्तों हमने स्वीकार किया है 15,000 का, इसलिए कारीगर मुआवजा दावा 15,000। संपत्ति लेना पक्ष में देखें तो सबसे पहले ख्याति, तो ये पुरानी ख्याति दोस्तों पूंजी खाते अपलिखित हो गई, इसलिए अब नई पक्की तलपट में नहीं लिखी जाएगी। जमीन मकान की नई कीमत यहाँ लिखनी है दोस्तों 2,20,000। यंत्र दोस्तों, यंत्र यहाँ 1,80,000 दिए हैं, लेकिन उसमें 30,000 की कमी करनी है, इसलिए यंत्र की कीमत लिखी जाएगी 1,50,000। स्टॉक में कोई बदलाव नहीं है, स्टॉक 50,000। देनदार 70,000 माइनस 7,000 दोस्तों, क्योंकि 10% का प्रावधान है,
इसलिए 70,000 के 10%, 7,000 घटाने पर आउटर 63,000। उसके बाद बैंक शेष, उसमें भी कोई बदलाव नहीं है, 30,000। उसके बाद विज्ञापन अभियान खर्च और लाभ हानि खाता जो दिया है वो हमने साझेदारों के पूंजी खाते बांट दिया है। तो पक्की तलपट में भी सभी बातें का लेखा हो गया है। तो दोनों पक्ष का टोटल करने पर हमें टोटल मिलेगा दोस्तों 5,13,000। इस प्रकार दोस्तों आपको निवृत्ति का एग्जाम्पल गिनना है। आपने वीडियो एक बार देख लिया है दोस्तों, इसका दूसरी बार ये वीडियो ध्यानपूर्वक देखकर आपको इस एग्जाम्पल को फिर से समझना है।